हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको चेन सर्वे पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपको मैं एरर, टाइप्स ऑफ एरर ये सब पढ़ा चुका हूँ। पूरा लीनियर मेजरमेंट अच्छे से समझाया था। आज चेन सर्वे पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है तो आप VPN ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो क्वालिटी साफ़ आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन सर्वे। मैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। आपको पता है जो चेन सर्वे होता है इसमें हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर करते हैं। कंपास क्या होता है, वो एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। चेन और टेप ये दोनों ही आपका लेंथ मेजर करता है। टेप मोर एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके चेन में। तो चेन में आप कौन कौन से चेन यूज़ करते हैं? आप मैट्रिक चेन यूज़ करते हैं, गंटर चेन यूज़ करते हैं, इंजीनियर फुट चेन यूज़ करता है, रेवेन्यू चेन यूज़ करते हैं। अच्छा, चेन होता क्या है, देखिए एक चेन होती है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो है दो हैंडल लगे होते हैं, उसमें रिंग्स को मिला करके और रिंग और लिंक जो है उनको मिला करके हम लोग चेन बनाते हैं, जिससे लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। तो जो एक लिंक होता है, 1 मीटर में आपके 5 लिंक रखते हैं हम लोग। इसको जो चेन होती है हम इसको एक इस हैंडल से पकड़ते हैं, एक इस हैंडल से पकड़ते हैं, और जिस जगह की ग्राउंड में ले जा कर के हम लोग लेंथ को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया आपको 1 मीटर में कितना 5 लिंक होता है। तो आपका मान लो 10 मीटर का लेंथ है मेरी मैट्रिक चेन में, तो उसमें कितने लिंक होंगे आपके? 10 × 5 50 लिंक हो जाएंगे आपको। तो मैट्रिक चेन हम जो यूज़ करते हैं वो याद रखनी है आपको। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर यूज़ करते हैं। तो 20 मीटर में 100 लिंक, 30 मीटर में आपको 150 लिंक याद रखने हैं। और एक लिंक होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आपको याद रखनी है, 20 सेंटीमीटर या 200 mm होती है एक लिंक की डिस्टेंस। उसके बाद होता है आपका गंटर चेन, को हम लोग सर्वे चेन भी कहते हैं। ये इसमें एक लिंक में आपका 0.66 फीट होते हैं, और 66 फीट में आपके कितने होते हैं? 100 लिंक होते हैं। ये भी लेंथ को ही मेजरमेंट करने के काम आता है। ये भी मैट्रिक चेन की तरह ही वर्क करता है। इसका होता है आपका इंजीनियर चेन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चेन है आपकी इंजीनियर चेन। इसमें आपके 100 फीट होते हैं और 100 लिंक होती है। ये आपकी लेंथ होगी इसमें, और ये आपके लिंक हो गए। ठीक है, लिंक को अगर आपको बड़ा करना है, एडजस्ट करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरी लिंक जोड़ देते हैं। इसका होता है आपका रेवेन्यू चेन। इसको हम लोग रदस जरीब भी कहते हैं, और जिसमें आपका 33 फीट लेंथ होती है आपकी, और लिंक आपके होते हैं आपके 16 लिंक होते हैं, और एक लिंक आपका 33/16 फुट का होता है। आशा करता हूँ आप जितनी भी चेन है वो अच्छे समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एरो क्या होता है। ये जो एरो होता है, इस चेन की लेंथ को एकदम फिक्स करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए हम लोग इन एरो का यूज़ करते हैं, जो कि ग्राउंड में फिक्स करके हम मान लो ये आपका कोई चेन है ना। चेन में आपको पता है इस तरीके से चेन है, और ये आपके रिंग है। इन रिंग में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं एरो, जिससे कि अपनी पोजीशन पे मेरी चेन क्या है, फिक्स रहे। तो इसका जो डाया होता है वो आपका रहता है 50 mm, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है 400 mm। जो नीचे जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट, इसका डाया होता है 4/5, और इसको हम लोग 5 mm तक नीचे ग्राउंड में फिक्स करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है एरो। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से एरो क्या होता है। अब होता है रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड क्या होता है, हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इन रॉड्स का यूज़ करते हैं। और
ऑफसेट रोड क्या होता है, ये शॉर्ट ऑफसेट को मेजर करने के लिए हम इस ऑफसेट रोड का यूज़ करते हैं। देखिए समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से रेंजिंग रोड क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि आपकी ये चेन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आप रॉड को फिक्स कर दोगे, तो ये आपका इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश कर देती है कि यहाँ से यहाँ तक की आपको टोटल दूरी नापनी है, बीच में यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। तो ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। इसमें होता है क्या है, ऊपर एक वाइट बोर्ड लगा होता है, ये वाइट बोर्ड नहीं सॉरी बैंड, ये वाइट बैंड होता है, ये वाला ब्लैक बैंड होता है, ये ब्लैक की कलर की पट्टी होती है, ब्लैक वाइट, और इस तरीके से ये लगा होता है। टोटल जो डिस्टेंस होती है इसकी 2 to 3 मीटर होती है। और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग नीचे जो फिक्स करते हैं वो 15 mm के करीब फिक्स करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शू कहते हैं इसको, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या करता है, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। आप कोई भी सर्वे लाइन है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर देता है इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करके। चलिए, इसके बाद होता है आपका ऑफसेट रॉड। क्या होता है, वही इसमें भी 30 mm आपका पूरा विड्थ होता है, डाया होता है, ये भी आपका 30 mm डाया होता है। यहाँ भी आपका ये क्या है, वाइट बैंड है, ब्लैक बैंड है, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड। इसकी जो आपकी लेंथ होती है, ये बात याद रखनी है आपको, 2 मीटर होती है। यहाँ पे एक स्लॉट लगा होता है, इस पर इसमें क्या होता है, ऑफसेट रोड में एक हुक लगा होता है, ये इस तरीके का एक हुक होता है जो कि चेन को पुल करता है और इसको भी यहाँ पे ग्राउंड में फिक्स करता है। पर लेकिन ये क्या, इसका यूज़ करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट के लिए, स्टेब्लिश पॉइंट करने के लिए रेंजिंग रोड का। पर लेकिन इसका यूज़ करते हैं हम लोग इसको किसके लिए, शॉर्ट ऑफसेट को मेजरमेंट करने के लिए। शॉर्ट ऑफसेट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मेरी लेंथ है शॉर्ट ऑफसेट के लिए, तो वो आपका ऑफसेट रॉड यूज़ करते हैं हम लोग। आई होप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं जो ऑफसेट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑफसेट होता क्या है, ऑफसेट होता कुछ नहीं है एक्चुअली, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ऑफसेट का यूज़ किया है। ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल को मेजर करता है। तो 90 डिग्री एंगल मेजरिंग जो डिवाइस होती हैं उसमें हम लोग सबसे पहले होती है आपकी ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, इनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में भी हम लोग कौन कौन से, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर यूज़ करते हैं हम लोग। और क्रॉस स्टाफ में हम लोग ओपन क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। समझते हैं सारे पॉइंट को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आते रहते हैं। चलिए, तो जो आपका 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस में आपको सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है। ये ओपन होता है, इस साइड आपकी एक आई वेन लगी होती है, इस साइड आपकी ऑब्जेक्ट वेन होती है। हम कोई भी लाइन को, कोई सर्वे लाइन है, इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ से इसको देखेंगे क्या स्ट्रेट है नहीं है। अगर ये 90 डिग्री पे, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स 90 डिग्री पे होता है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मेजर कर लेता है 90 डिग्री पे, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री तो मेजर करता है, प्लस 45 डिग्री को भी मेजर करता है। कैसे, इसमें क्या होता है, आपके जो आई वेन होती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन होती है, इसको इन मतलब 45 डिग्री पे डिवाइड कर देता है, 45 डिग्री के पार्ट पे डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है आपका, और ये जो है यहाँ पे जब इसको हम इससे देखते हैं तो ये 45 भी मेजर कर लेता है डायरेक्शन को, और 45 डिग्री पे भी मेजर कर लेता है, और 90 डिग्री पे भी मेजर कर लेता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ याद रखने वाली बात आपको। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ क्या होता है, इसमें एक अपर पार्ट में एक सिलेंडर होता है, एक लोअर पार्ट में सिलेंडर होता है। यहाँ पे एक होता है आपका वर्नियर स्केल और ये होता है आपका डिग्री स्केल। तो ये सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये आपकी सारी एंगल को मेजर कर सकता है। किसी भी कोई भी एंगल हो, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 90 का, 45 का, सारे एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका होता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर।
ये क्रॉसटॉप से और ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस होता है क्योंकि इसमें लगे होते हैं मेरे मिरर, ठीक है। इसमें हमारे दो मिरर होते हैं, एक होता है M1 मिरर और एक होता है M2 मिरर। जो M1 मिरर होता है इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स मिरर, ये फुल सिल्वर्ड होता है। और ये होता है आपका हॉरिजन मिरर, ये हाफ सिल्वर्ड होता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। हाफ सिल्वर्ड होता है, यहाँ पे आपकी आईबन लगी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो तो इसकी जो डायरेक्शन है, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपका वो लगा होता है एक रेंजिंग रोड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से जब जैसे देखोगे तो इस डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो आपकी यहाँ बनेगी, है ना। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन यहाँ बनेगी। ये दोनों को दोनों कट करेंगे आपको कितने पे, 45 डिग्री पे। ये दोनों को दोनों जब तक मेरे 90 डिग्री नहीं मेजर कर लेते, जब तक इस मिरर की वजह से और इस मिरर की वजह से इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है P। मान लो इसका प्रतिबिंब क्या बना, P बना। तो ये साफ सिल्वर्ड की वजह से भी जब तक इसका मिरर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नहीं बन जाता, तब तक ये जो रेंजिंग रोड है, जो फॉलोवर है, वो इसको लेके घूमता रहेगा। यहाँ भी यहाँ जाएगा, सब जगह जाएगा, जब तक कि 45 डिग्री पे नहीं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं आ जाते। जो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रही है इस मिरर की वजह से, इसकी डायरेक्शन जब तक परपेंडिकुलर नहीं शो करती, तब तक इसको हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं। ये होता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर भी ऐसे ही काम करता है, दोनों कट तो करते हैं 45 डिग्री के पर, लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्शन को 90 डिग्री पर लाने के लिए, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा एक जो इमेज बनेगी आपकी, ये भी आपका फुल्ली सिल्वर्ड होगा, हाफ सिल्वर्ड होगा, उसकी इमेज जब तक परपेंडिकुलर नहीं बन जाती, तब तक जो फॉलोवर होता है आपका, ये जो रेंजिंग रोड लेके खड़ा है, वो इसको लेकर के घूमता रहेगा। ये दोनों प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, डबल रिफ्लेक्शन पे, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रतिबिंब आपकी इसकी इधर बनेगी और इसकी वजह से भी इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी, तो जिसकी वजह से ये डबल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्रिज्म स्क्वायर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू किसके, ऑप्टिकल स्क्वायर के। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब रेंजिंग रोड क्या होती है, तो रेंजिंग रोड होती है, ये आपका क्या करती है, इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करती है। पहले बता चुका हूँ मैं आपको अच्छे से। ये एक डायरेक्ट रेंजिंग होती है और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट रेंजिंग। थोड़ा समझते हैं हम लोग रेंजिंग के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मार्किंग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ ऑन सर्वे लाइन्स ज्वाइनिंग टू स्टेशन द फील्ड सो दैट द लेंथ बिटवीन दैम मे बी मेजर्ड करेक्टली। वही है, ये क्या करेगा, जो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायरेक्शन को मेजर करना है, तो यहाँ पे ये रेंजिंग रोड रख देंगे जो कि हमारे इस्टेब्लिश पॉइंट को मेजर कर लेगा, इस्टेब्लिश पॉइंट को इस्टेब्लिश कर देगा, सॉरी। तो डायरेक्ट रेंजिंग होती है, ये स्मॉल डायरेक्शन को मेजर करने के लिए काम आती है, और जो आपकी इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है वो लार्ज डायरेक्शन को मेजर करने के काम आती है। डायरेक्ट रेंजिंग को स्मॉल डायरेक्शन के लिए क्योंकि इसमें हम जब तक मेरा कोई भी पॉइंट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का अगर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करेंगे। अगर वो दिख नहीं रहा है, इंटरविजिबल पॉइंट है उसके, तो हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। इसको हम दो मेथड की यूज़ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मेथड होता है और आपका, और एक होता है हाइपोटेंशियल मेथड होता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जब मेरे दो पॉइंट दिख नहीं रहे हों तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज़ करोगे। इसको हम लोग रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारी हिली एरिया में और वैलीज़ में यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट मेरे दिखते नहीं है, तो हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं वहाँ पे। इसका समझते हैं पैक्स क्या होता है। बाउंड्री लाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में आप क्या करते हो, यहाँ पे एक आपने पैक लगाया, यहाँ पे पैक्स लगाए, ये पैक्स लगाए, ये पैक्स क्या करेंगे, ये आपकी बाउंड्री लाइन को डिफाइन कर देंगे।
समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टेप के बारे में थोड़ा सा। टेप क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने बताया कि चेन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है टेप, जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करता है। इसमें हम लोग टेप यूज़ करते हैं, क्लॉथ और लिनन टेप यूज़ करते हैं, फाइबर ग्लास टेप यूज़ करते हैं, मेटेलिक टेप यूज़ करते हैं, स्टील टेप यूज़ करते हैं, इन्वर्ट टेप यूज़ करते हैं। ठीक है। जो क्लॉथ और लिनन टेप होता है, ये आपका क्या होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, क्लोज वोवन लिनन होता है और रेजिस्ट करता है मॉइस्चर को। ठीक है, आपको जो भी मॉइस्चर उस पर आ रहा होगा उसको रेजिस्ट कर देता है। दे आर जनरली 10 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर, 30 मीटर लॉन्ग होता है। लेंथ वाइज कितने कितने होंगे, 10, 20, 25 और 30। और इसकी वाइड से कितना होगा, 12 और 15 mm के करीब वाइड होगा। ये क्या काम करता है, इसका यूज़ होता है आपको ऑफसेट मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये लाइट और फ्लेक्सिबल होता है। इसका होता है आपका फाइबर ग्लास। इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है, ये ना स्ट्रेच हो ना ये तो स्ट्रेच होता है ना ही श्रिंक होता है ये। पर लेकिन आपका जो लिनियन और जो आपका क्लॉथ टेप होता है, ये क्या होता है, आपका स्ट्रेच भी हो जाता है और श्रिंक भी हो जाता है। इसमें जो लेंथ अवेलेबल होती है आपकी, वो आपकी क्या होगी, 20 मीटर, 30 मीटर और आपकी 50 मीटर। इसकी लेंथ उससे ज़्यादा होती है फाइबर ग्लास इसकी टेप की। और अब फाइबर का बना हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती, तो नॉन कंडक्टिव होता है। पर लेकिन ये मेटल टेप होता है, ये कंडक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कॉपर और वायर और ब्रास का बना होता है। तो ठीक है, और सबसे मतलब ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। ये सिर्फ ऑफसेट इन चेन सर्वे को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो डायमेंशन होती है, देखते हैं आप लोग, तो इसमें सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, डेकामीटर भी होता है। आप लोग ज़्यादातर साइटों में देखते होगे मेटेलिक टेप होता है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों ने देखा होगा मेटेलिक टेप, हर कोई, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, इसके बाद होता है आपका स्टील टेप। ये स्टील रिबन का बना होता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 6 to 16 mm के करीब होती है। इसमें जो लेंथ अवेलेबल होती है 10, 20 एंड 30। ये स्टील का बना होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक टेप के, फाइबर टेप के और क्लॉथ टेप के। चलिए इसके बाद देखते हैं आप इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप का यूज़ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। निकिल और आपका स्टील का बना होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निकिल कितने परसेंट होती है, 36% होती है इसमें, और स्टील होती है आपकी 64%। बहुत वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है इसका। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, बहुत लो थर्मल ऑफिस का मतलब बहुत स्लोली जलता है। 6 mm वाइड होता है, इसकी लेंथ अवेलेबल होती है। सबसे लंबा होता है इन्वर्ट टेप। तो आप जो सर्वे लाइन होती हैं, जैसे कि हमारी बेस लाइन होती है, टाई लाइन होती है, या फिर वो सारी लाइन होती हैं, उसमें आप देखते हो जो इन्वर्ट टेप होता है वो हमारा बेस लाइन में यूज़ होता है। तो इसकी लेंथ, इसलिए इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। और किसी भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए, आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। टेप समझ गए आप अच्छे से। अब समझते हैं हम लोग जो सर्वे लाइन होती है उसमें वो कौन कौन सी सर्वे लाइन होती है। एक तो सर्वे लाइन क्या है कि कई सारे स्टेशन है मेरे, ठीक है, कई सारे स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंट बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन स्टेशन। हमने कई सारे पॉइंट बनाए, मतलब ये क्या होता है, बहुत बड़े एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए टाई लाइन का यूज़ करते हैं। तो यही सर्वे लाइन होती है,
सर्वे लाइन के ये पॉइंट है जो कि समझते हैं हम थोड़ा सा। मेन स्टेशन क्या होता है? मेजर कंट्रोल पॉइंट्स टू डिवाइड द एरिया आर कॉल्ड मेन स्टेशन। जो भी मेरे सारे एरिया को डिवाइड करेंगे, मान लो एक आपका ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये आपके क्या करेंगे? एरिया को डिवाइड करेंगे। इसमें ये आपकी होगी बेस लाइन। ये सबसे लंबी लाइन होती है जो पूरे पूरे एरिया को ऑलमोस्ट आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है। उसके बाद होती है आपकी चेक लाइन। चेक लाइन एक्यूरेसी को मेजर करती है, इसलिए ये इस जो पार्ट होते हैं, जो आपके जो एरिया है उसको भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो होती है आपकी चेक लाइन। ये एक्यूरेसी के काम आती है आपकी। उसके बाद होती है आपकी टाई लाइन। टाई लाइन क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट डाला और ऑफसेट डाल करके पता लगा लिया आपने कि यहाँ पे मेरा कोई पेड़ है या घर है या फिर हाउस है या आपका ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर आपका कुछ भी है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग टाई लाइन का यूज़ करते हैं। ये सर्वे लाइन्स हैं, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अच्छा, मैंने जो आपको कल पढ़ाया था एरर के बारे में हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एरर क्या होता है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन जस्ट का अपोजिट होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर एरर पॉजिटिव आता है तो मेरा करेक्शन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर लेंथ में आप गलती कर रहे हो उसकी वजह से जो उसका नेचर का एरर का जो नेचर होगा वो आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेंथ बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा और लेंथ छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। समझ में आएगा? कम्युलेटिव का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव बढ़ता रहेगा या फिर कम होता रहेगा। बैड रीजनिंग की वजह से कैसा आएगा आपका? आप जो इंटरमीडिएट पॉइंट को गलत इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसकी वजह से सिर्फ पॉजिटिव एरर आएगा मेरा। बैड स्टेटिंग की वजह से मेरा कैसा आएगा? वो भी सिर्फ पॉजिटिव आएगा, कम्युलेटिव। आप अगर सही से पकड़ नहीं रहे हो इंस्ट्रूमेंट को या फिर आप मार्किंग गलत कर रहे हो, इसकी वजह से जो एरर आएगा चेन में वो कैसा आएगा? कंपनसेटिंग होगा, पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा। ठीक है। अगर मैंने बताया था सैग की वजह से, सैग है या फिर दोनों हॉरिजॉन्टली है, तो दोनों की वजह से जो एरर आएगा वो बढ़ जाएगा, तो वो कैसा आएगा? एरर पॉजिटिव आएगा, कम्युलेटिव पॉजिटिव बढ़ता रहेगा वो। टेम्परेचर मुझे पता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बेस मानते हैं, अगर उससे ज़्यादा होता है तो एरर पॉजिटिव आता है और कम होता है तो नेगेटिव आता है। पुल की वजह से भी बताया था मैंने, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। परमिसिव एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो स्लोप लेते हैं वो जो परमिसिबल एरर होता है वो कितना होता है? इनवर टेप में हमारा होता है 1/1000, स्टील टेप और प्लम बॉब के लिए 1/2000 और टेस्टेड चेन के लिए 1/1000। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और मेरी वीडियो की खासियत क्या है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो 20 से 25 मिनट का होता है और सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। ना कोई वीडियो लंबा खींचता हूँ ना छोटा, जिससे कि आप बार बार वीडियो देखें या फिर आप जो है बोर हो जाएं। लंबा वीडियो 25 मिनट आपको वीडियो देखना है, पूरी चेन सर्वे यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 20 से 25 मिनट आपको मुझे देने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।